आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 2 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और दुनिया के सबसे बड़े पोर्टल्स से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हमास कर रहा जोरदार वापसी, तेजी से बढ़ा रहा अपनी मिलिट्री पावर, नेतन्याहू के झूठ का इजरायली मीडिया ने खुद किया पर्दाफाश। एक्स इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने छोड़ी इजरायली पार्लियामेंट नेसेट की मेंबरशिप, नेतन्याहू से लेंगे सीधी टक्कर। गजा के बेघरों के खेमों पर बरसे इजराइल के बम, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। गजा की पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल की भी मौत। हूथीज पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, सदर बनते ही ट्रंप करवा सकते हैं बड़ा ऑपरेशन। और जर्मनी में नए साल पर हुए फसाद और एक्सीडेंट्स में 5 की मौत, सैकड़ों लोग हिरासत में। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक नई लोकेशन के साथ। मैंने सोचा जब मैं सफ़र में हूँ तो बताऊँ कि कहाँ हूँ, वो जगह कैसी दिखती है। हम लोग स्टूडियो में कर लेते हैं, लेकिन आज खबरें रियल लोकेशन से होगी, रियल एम्बियंस के साथ, सबकी शोर, सबकी आवाज़ें। और हम दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, हर जगह कुछ ऐसे ही किया करेंगे। फ़िलहाल खबरें शुरू करते हैं। हमास फिर से मजबूत हो रहा है। वो गज़ा में बहुत तेज़ी से नए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ रही है। ये खबर इजराइल की मीडिया ने दी है, जो बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए बेचैनी का सबब बन गई है। द जेरूसलम पोस्ट भी ये लिख रहा है, इजरायली अखबार, कि हमास की सेना गजा पट्टी में ज़ोरदार वापसी कर रही है, ज़ोरदार वापसी। और नए अंदाज़ों के मुताबिक हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के हज़ारों फाइटर्स के मारे जाने के बावजूद नए और पुराने लड़ाकों की तादाद फिर से 23,000 तक, 23,000 तक पहुँच गई है। दोस्तों, हमास नए फ़ौजियों की भर्ती कर रहा है और अब उनके नंबर 20,000 से 23,000 तक होने का अंदाज़ा है। जबकि इसमें फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो दूसरा मूवमेंट है, यानी कि PIJ, उसकी फ़ौज भी, उसके लड़ाके भी शामिल हैं। पहले इनकी तादाद लगभग 12,000 थी और ताज़ा तादाद एक अहम इजाफा दिखाती है। ये नंबर्स की तब्दीली IDF और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पुराने फिगर से काफ़ी फ़र्क रखती है। IDF ने पहले ये कहा था कि जंग के दौरान 17,000 से 20,000 हमास और PIJ के फ़ौजी या लड़ाके मारे गए। यानी आज की ये रिपोर्ट ये बताती है कि IDF और नेतन्याहू या तो झूठ बोल रहे थे या उन्हें हकीकत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमास और PIJ की कैपेबिलिटीज़ और मैन पावर कितनी है। इजरायली जनरल ने गजा में लोगों के घर बारूद से उड़ाने का नज़ारा दिखाने के लिए एक नुमाइश के तौर पर बाकायदा अपने भाई को दावत देकर गजा बुलाया। ये खबर सुनते ही मुझे लगा कि जैसे मैं गजा में जारी नस्ल कुशी को बहुत से लोगों के लिए एक पिकनिक के तौर पर देख रहा हूँ और उनके लिए वाकई वो पिकनिक का सबब बन गई हो। जैसे कुछ इजरायली फ़ौजियों ने बाकायदा इसकी शिकायत की है, जो गजा में जंग में शामिल थे। उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल यहूदा वाच, जो कि इजरायली फ़ौज की 252वीं डिवीज़न के कमांडर हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने फ़ौजियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया और अपनी एग्रेसिव ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के तहत कॉम्बैट जोन्स में फ़ौजियों को बिना पूरी तैयारी के भेजा। मतलब बिल्कुल ऐसे यूँ बैठे तो उठा के चलो, उठाओ बंदूक, उठाओ लॉन्चर, ऐसे भेज दिया। ये खुलासा इजरायली अखबार हारेट्स ने किया है। अखबार ज़रूर पढ़ा करें, कहीं का भी हो। खबर का असली सोर्स अखबार ही होता है सर। मैं नहीं हूँ वहाँ, मेरा कोई बंदा नहीं है जो आपको खबरें सुना रहे हैं यूट्यूब पे, कोई नहीं है। एक सोर्स होता है और सोर्स होता है अखबार। अखबार के कई सोर्स होते हैं। इन ऑफिसर्स और फौजियों के मुताबिक जनरल वाच ने गजा के रिहायशियों पर काफ़ी सख्त रवैया दिखाया और अपने भाई को एक तबाही की मुहिम चलाने की इजाज़त दी, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इजरायली सेटलर्स को गजा में अपने इख्तियार के तहत घुसने की इजाज़त दी थी। अब इजरायली फ़ौज ने इस पर क्या कहा है, हारेट्स को जो ये गवाहियाँ मिली हैं और हारेट्स ने छापी हैं, तो इजरायली फ़ौज ने इन इल्ज़ामों से इनकार करते हुए हारेट्स अखबार से कहा कि जनरल वाच के तमाम फैसले प्रोफेशनल थे और फ़ौज के कमांड के दायरे में रहकर किए गए थे। छब बेशर्मी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर्मर इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर और लिकुड पार्टी से इजरायली पार्लियामेंट नेसेट के मेंबर योव गैलेंट ने नेसेट से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के मेंबर बने रहेंगे। गैलेंट और नेतन्याहू दोनों के खिलाफ ही ICC से वॉर क्राइम अंजाम देने के लिए अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। एक टेलीवाइज्ड ऐलान में, टेलीविज़न पर दिए एक बयान में, एक ऐलान में गैलेंट ने लिकुड के उसूलों से अपनी वफादारी का इजहार किया, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद की। हुकूमत किसकी? नेतन्याहू की। नेतन्याहू कौन? जिसने इस वॉर क्राइम के दूसरे मुजरिम को कहिए, अभी इसे लात मारकर बाहर निकाला था।
उसने अदालती मामलों में हुकूमत के टांग अड़ाने को बड़ा ख़तरा करार दिया और इजरायली फ़ौज में ईमानदारी से भर्ती की ज़रूरत पर जोर दिया। इसमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो कट्टरपंथी यहूदी होते हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स भी शामिल हों। कहा कि जब भर्ती हो ईमानदारी से, उन्हें भी शामिल करो, क्यों छूट दोगे? उसने इसे फ़ौज के लिए ज़रूरी बताया, गैलेंट ने। इसी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की भर्ती के मुद्दे पर ही गैलेंट को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर है, गैलेंट के इस बयान के बाद इजराइल कार्ड्स का भी बयान आया। वो कह रहा है कि फ़ौज में भर्ती के मामलों में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। गैलेंट को टका से जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे सर। गज़ा पर जारी हमलों के 454वें दिन इजरायली फ़ौज ने आज सुबह बहुत ख़तरनाक हमला किया। यह हमला खान यूनिस के अल-मवासी इलाके में हुआ, जहां ज़बरदस्ती बेघर की गई फैमिलीज़ टेंट्स में ज़िंदगी गुजार रही हैं। इजरायली हवाई हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए, सिर्फ इस जगह, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले में 12 दूसरे लोग ज़ख्मी हो गए। इस खबर से जुड़ी बड़ी बात यह है, और इस खबर को सुनाने की वजह भी यही है कि मारे जाने वाले लोगों में गज़ा की पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल महमूद सलाह भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने जुमेरात को रिपोर्ट किया कि इजरायली फ़ौज जो कि गज़ा के नॉर्दर्न हिस्सों में मौजूद है, वहाँ फ़लस्तीनियों को उनके सामानात, उनके कपड़े, उनके जो भी राशन बच गया वगैरह, इन सब को छोड़ने पर मजबूर कर रही है। फ़लस्तीनियों कह रहे हैं सबको छोड़ के जाओ। ये उस वक्त हो रहा है दोस्तों, जब गर्म कपड़ों की कमी से लोगों और बच्चों की मौतें हो रही हैं। ये एक तरह से लोगों के सफाई की साजिश कही जा रही है। तो हमने अल-मवासी की आपको बात बताई थी। अल-मवासी पर जो हमला हुआ उसमें 12 तादाद हो गई। अल जज़ीरा की खबर ये बताती है कि इजराइल के ज़ालिमाना हमले जारी हैं और इनमें अब तक आज से 32 लोग शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीनी, 12 अल-मवासी में। और ये सब कुछ हो रहा है सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन जोन में, वहाँ जहाँ खुद इजराइल ने, IDF ने कहा था कि ये सेफ़ है, आप जाकर वहाँ रह सकते हैं, हम आपका घर जब तक तबाह कर रहे हैं, जब तक उसे मिट्टी में मिला रहे हैं, तब तक आप वहाँ रहें, बाद में हम फिर वहाँ मिट्टी में मिलाने आएंगे। ये ह्यूमैनिटेरियन जोन में हमले हो रहे हैं। क्या ये एक वॉर क्राइम नहीं है? कितने वॉर क्राइम्स हैं। मैं कहता हूँ इजराइल हो, अमेरिका हो, कोई हो, एक दिन तो सबका ज़वाल आता है। क्या खौफ नहीं आ रहा किसी को? अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। ये बंदा अभी व्हाइट हाउस में बैठा नहीं है। 20 जनवरी से ये हिसाब किताब संभालेगा, लेकिन उससे पहले ही इसने क्या इसकी पॉलिसी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन दोस्त होगा कौन दुश्मन, साफ करना शुरू कर दिया है। ईरान तो अमेरिका का खुला दुश्मन है। ईरान की प्रॉक्सी कहलाते हैं हाउथीज़, जो अमेरिका के कब्ज़े में नहीं आ रहे हैं। वो इधर हमला करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं सना पर, उठाकर हाउथीज़ उनके वॉरशिप पर हमला करते हैं, इजराइल पर मिसाइल दागते हैं। कई रातों वहाँ लोग सो नहीं पाए पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते। अब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आने वाले हैं, उससे पहले ये बात सामने आ चुकी है और द जेरूसलम पोस्ट भी छापता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि वो हाउथीज़ को एक ज़बरदस्त तरीके से हिला देने वाला हमला हाउथीज़ के ऊपर करेंगे, यमन के ऊपर करेंगे। हाउथीज़ को वो एक ज़बरदस्त एक्शन से मात देने की कोशिश करेंगे, जैसे ही वो वाइट हाउस संभालते हैं, अपना दफ्तर संभालते हैं और नए सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद ख़तरनाक इंसान है। मतलब उन्हें, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने थे कहा गया था, और वो जो सोचते हैं कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर बैठे, नॉर्थ कोरिया तक पहुंच जाना कोई सोच नहीं सकता था। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अनसर्टेन इंसान है, और वो सदर बनने के बाद क्या करेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि यमन के हाउथीज़ पे एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल सब ने देख लिया है कि हम कुछ भी कर लें, कितने भी बड़े बम गिरा लें, कितनी भी लोगों को मार दिया जाए, ख़ास तौर से इजराइल, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इतनी ठंड है कि रीढ़ का पानी सूख चुका है, और गर्मी में वही पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये सब झुकी हुई कमर के लोग हैं, ख़ास तौर से अरब ममालिक, जाओ जो चाहें कर लो। फिलहाल इजराइल में बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं ये जंग बंद हो जाए। अनादोलू एजेंसी की खबर यही कहती है कि इजराइल में कल रात भी हज़ारों लोग टेल अवीव समेत दूसरी जगह भी सड़कों पर उतरे, ख़ास तौर से दारुल हुकूमत तेल अवीव में, और उन सब की एक ही मांग थी, एक ही मुतालबा था कि गज़ा में जंग बंद की जाए, हमारे होस्टेजेस को वापस लाया जाए, और जो ज़िंदा फ़ौजी हैं, जंग लड़ रहे हैं, उन्हें मुर्दा होने से पहले उनके घरों तक पहुँचाया जाए।
इस जंग में आपने अब तक 14-15 महीने में कुछ हासिल नहीं किया है। हमास के पास जितने भी लोग हैं उन सबको ज़िंदा लाना मकसद होना चाहिए। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है तमाम ये गुस्सा भड़क उठा, ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। हम बढ़ते हैं आगे और अरब न्यूज़ में छपी खबर का जिक्र करते हैं कि रूस के जो बमबारी थी यूक्रेन पर हुई है, भारी बमबारी हुई है। यूक्रेन उधर करता है, रूस इधर करता है। फ़िलहाल सबसे बड़ी बात जो है वहाँ ये है कि बहुत कम लोग मारे जाते हैं, लेकिन गज़ा में हम देखते हैं तो एक तरफ निहत्थे लोग हैं और एक तरफ अमेरिका की दी हुई मिलिट्री खैरात पर चलने वाला इजराइल जो ज़बरदस्त तरीके से बमबारी करता है और एक साथ कई लोगों की जान ले लेता है। रूस की इस बमबारी में यूक्रेन में एक शख्स के मारे जाने की खबर है। हाँ, कुछ इलाकों को नुकसान तो हुआ है, कुछ घर मकानात गिरे हैं। आरटी की एक खबर है जो ये बताती है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश ही नहीं, जो सो कॉल्ड बहुत डेवलप मुल्क हैं जैसे जर्मनी वगैरह, यहाँ भी दंगे फंगे होते हैं उस वक्त जब जश्न का माहौल होता है। नए साल की पार्टी थी, नए साल का आगाज़ हो रहा था, सड़कों पर दंगे छिड़े थे या फसाद हो रहा था, वायलेंस हो रहा था और आतिशबाजियाँ चल रही थी इलीगली। इन सब मामलों में 5 लोगों की जर्मनी में मौत हो गई। अब इस सिलसिले में करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत से लोगों को तो कत्ल के इल्ज़ाम में और बहुत से लोगों को दंगा भड़काने और इलीगल काम करने, इलीगल नशा सप्लाई करने और इस तरीके से आतिशबाजी करने जिसमें लोग ज़ख्मी हो गए, जिसमें लोगों की जान चली गई। तो ये सब कुछ सो कॉल्ड डेवलप मुल्कों में भी होता है, ममालिक में भी होता है। लिहाजा आप क्या हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और ख़बर, ऑलियांस अमेरिका में जो एक हादसा हुआ था, हमने इसके बारे में आज सुबह आपको ख़बर दे ही दी थी पहले शो में। वहाँ पर मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है। एक शख्स गाड़ी लेकर घुसा, पहले लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी जो कि नए साल की पार्टी के नशे में धुत थे, मदहोश थे। उन पर गाड़ी चलाई और उसके बाद गोलियां चला दी। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये शख्स यूएस आर्मी में सर्विस दे चुका था, ये वेटरन था। अफ़गानिस्तान में भी इसे अपॉइंट किया गया था। न जाने इसके ऊपर क्या फितूर सवार हुआ कि जो अमेरिका के लिए दूसरों की जान लेता था, लड़ता था, वो अमेरिकन्स की ही जान लेने लगा। शख्स मुसलमान है, इसलिए भारत में बैठे बहुत से मुसलमानों से नफ़रत करने वाले जो कीड़े हैं वो बजबजाने लगे। ड्राइवर जो बताया गया है ये शमशुद्दीन जब्बार इसका नाम है। ये टेक्सास से था। अफ़गानिस्तान में 2009 से 2010 तक इसने जंग लड़ी थी। बताया जा रहा है FBI लग गई इस मामले में। कहा जा रहा है इसकी गाड़ी में दाइश का झंडा मिला। पता नहीं दाइश का झंडा रखकर, अपनी ID रखकर, ये वाला मटेरियल रखकर कौन जाता है। इस तरीके के हमले पर अमेरिका में खुद सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ये शख्स जो अमेरिका की आर्मी में काम कर चुका था वो ऐसे हमला कैसे कर सकता है। वो तो बहुत ही देशभक्त होगा। फिर दाइश का झंडा भी रख कर जा रहा है, क्या मकसद था? कोई ऐलान नहीं, कोई पर्चा नहीं। उसके बाद आपने उसे रोकने के लिए मार भी दिया। भाई हमारे यहाँ यूपी की पुलिस से सीखिए, घुटने पर, रात के अंधेरे में घुटने पर सीधे गोली मार देती है, पैर के नीचे मार देती है। भले जब ट्रेनिंग हो रही हो तो दिन के उजाले में अपने अफसरान के सामने उनकी बंदूकें चलती ना हों कभी कभी, लेकिन वो रात के अंधेरे में हमारी पुलिस इतनी शानदार है कि उनका निशाना पक्का है। उनसे सीखें कैसे गिराना है किसी अपराधी को। डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत में मिनिस्ट्री संभालने जा रहे एलन मस्क, उनकी कंपनी टेस्ला है, उनके साइबर ट्रक हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बिल्डिंग के बाहरी, ट्रंप टावर के बाहरी उनके टेस्ला में ब्लास्ट, उसमें साइबर ट्रक में ब्लास्ट हो गया। और ये कहा जा रहा है कि वो जो रैमिंग की घटना हुई है और गोली चलाने की और ये जो इंसिडेंट है, ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये खुद जो बाइडेन ने कहा है कि इसकी भी जांच की जा रही है, क्या ये एक टेररिस्ट अटैक है, देखा जा रहा है। फ़िलहाल ज़बरदस्त धमाका हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे। उम्मीद करता हूँ नई लोकेशन से आपको ये शो पसंद आया होगा। ना आया हो या कुछ गलती रह गई तो माफ़ कीजिए, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।